की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। और फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। और इस कार्यक्रम में हम करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। और सबसे पहले चुनावी अखाड़े में बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में करीब वोटिंग में 10 दिन बचे हैं। और ऐसे में यहां पर प्रचार जोर पकड़ रहा है। बीजेपी अब जहां अपने कद्दावर नेताओं को प्रदेश में रैलियां करवाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी और जेजेपी के लिए प्रचार के दौरान चुनौतियां सामने आ रही हैं। जेजेपी और बीजेपी प्रत्याशियों को लगातार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट की जुबानी। हरियाणा का रोचक सियासी रण। विजय संकल्प रैलियां के जरिए बीजेपी मार रही बाजी। देरी से प्रत्याशी उतारने के चलते प्रचार में पिछड़ी कांग्रेस। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा कर रहे रैलियां। राजस्थान व उत्तराखंड के सीएम अब लगातार भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी की 4 रैलियां और गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम तय। इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता न पहुंचने से कार्यकर्ता मायूस। जनसंपर्क में भी कांग्रेस से काफी आगे। कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों को कमजोर कर रही गुटबाजी। हरियाणा की राजनीति में अक्सर जातीय आंकड़ों का जिक्र आता है। खासकर प्रत्याशी तय करने में जातीय मतदाताओं की संख्या को खासी तवज्जो दी जाती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ये रणनीति बदलती नजर आ रही है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार पीक पर पहुंचता जा रहा है। बात बीजेपी कांग्रेस के चुनाव प्रचार की करें तो दोनों तरफ भाजपा 86 विजय संकल्प रैलियां कर चुकी हैं। मनोहर और नायाब सिंह सैनी की जोड़ी अधिकतर विधानसभा इलाकों को कवर कर चुकी है। वहीं देरी से प्रत्याशी उतारने के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र अब तक 7 लोकसभा क्षेत्रों में 28 रैलियां ही कर पाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला में रोड शो कर चुके हैं। और फिलहाल की बात करें तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी हरियाणा में प्रचार में उतर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार को धार देने के लिए कमर कस चुके हैं। कई इलाके जहां उनकी मांग है। ऐसी खबरें हैं कि इसके बाद हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम तय हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस आला कमान की ओर से भी अभी तक कोई बड़ा नेता हरियाणा में नहीं आ पाया है। कांग्रेस का गुटबाजी की बात से इनकार। जनसंपर्क की बात करें तो भाजपा इसमें भी कांग्रेस से बहुत आगे है। जिला ब्लॉक से लेकर मंडल स्तर और बूथ स्तर से पन्ना प्रमुख तक भाजपा ने प्रचार में उतार दिए हैं और मतदाताओं के घर घर दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया जा रहा है। 1-2 दिन में शीर्ष नेताओं के दौरे भी तय हो जाएंगे। देवरानी जेठानी और ससुर के बीच जंग। राजनीति के मैदान में जीत हासिल करने के लिए परिवार भी किस तरह आमने सामने आ जाता है, इसका पता हरियाणा की हिसार सीट के उम्मीदवारों को देखने से चलता है। देवरानी जेठानी और ससुर के बीच लड़ाई है।
जहां पर एक ही परिवार की दो बहुएं अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में हैं, तो उनके सामने रिश्ते में लगने वाले उनके ससुर भी चुनाव लड़ रहे हैं। जो दो बहुएं आपस में चुनाव लड़ रही हैं, वे रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती हैं। इस तरह लोकसभा पहुंचने के लिए एक ही परिवार में देवरानी, जेठानी और ससुर के बीच भयंकर सियासी संग्राम चल रहा है। ये परिवार है पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल का। देवीलाल के 4 बेटे हुए। उनके नाम ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रंजीत चौटाला और जगदीश चौटाला है। इनमें से रंजीत चौटाला इस बार हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अभय चौटाला और अजय चौटाला। बड़े बेटे अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला जन नायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं देवीलाल के एक और बेटे प्रताप चौटाला के 2 बेटे हैं, जितेंद्र चौटाला और रवि चौटाला। इनमें से रवि चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला इनोला के टिकट पर चुनाव में ताल ठोक रही हैं। नैना और सुनैना चौटाला आपस में देवरानी और जेठानी लगती हैं। चौटाला परिवार के अंदर पूरी लड़ाई देवीलाल की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी की है। अभय चौटाला के परिवार का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल ने अपना उत्तराधिकारी ओम प्रकाश चौटाला को बनाया है और उनकी विचारधारा को अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इनोल ही देवीलाल की राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी है। जबकि जेजेपी का कहना है वे ऐसी पार्टी है जो सही मायनों में देवीलाल के बताए रास्ते पर चलती है और इस बात को हरियाणा की जनता जानती है। हिसार में कांग्रेस ने उतारा मजबूत उम्मीदवार। वहीं कांग्रेस ने भी हिसार में मजबूत उम्मीदवार को चुना है। पार्टी ने यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी को टिकट दिया है, जबकि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह यहां से कांग्रेस के दावेदार थे। कहा जाता है कि टिकट आवंटन से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की पसंद को देखते हुए कांग्रेस ने जयप्रकाश को चुनाव लड़ाया है। जयप्रकाश हरियाणा की सियासत के पुराने नेता हैं। उन्होंने 1979 में जनता दल के टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव जीता था। तब उन्हें भारत सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। 1996 में वे हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर फिर से हिसार लोकसभा से चुनाव जीते थे। इसके बाद वे कांग्रेस में चले गए थे, वहां विधायक बने थे। 2004 में उन्होंने एक बार फिर हिसार से सांसद का चुनाव जीता था। 2014 में वे कैथल जिले की कलायत सीट से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केंद्रीय नेता हैं। इनके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, पूर्व मंत्री आनंद शर्मा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल व सचिन पायलट समेत अन्य नाम शामिल हैं। हालांकि इनमें से कोई भी नेता अभी तक हरियाणा नहीं आया। इनके अलावा हरियाणा के ही नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला सिर्फ सिरसा लोकसभा क्षेत्र तक सीमित है, जबकि अन्य विधायक और पूर्व विधायक अपने अपने इलाकों में सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर भाजपा और जसपा प्रत्याशियों के विरोध किए जाने से भी भाजपा को फायदा मिलने की संभावना है। इससे मतदाता मुखर व साइलेंट 2 हिस्सों में बट गए हैं। जो शांत हैं वह अधिकतर भाजपा के साथ जा सकते हैं। इसी कारण जहां जहां विरोध हो रहा है, भाजपा उस क्षेत्र से गांव के साइलेंट मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। जो नहीं पकड़ पाया बेरोजगारी व खिलाड़ियों का मुद्दा। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा पूरे देश में गूंजा है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं रही। जबकि आंदोलन के समय कांग्रेस ने खुलकर खिलाड़ियों का साथ दिया था, लेकिन चुनाव में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसी नेता सरकार को घेरने में सफल नहीं हुए। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस नेता उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ाने का मुद्दा कई बार उठाया।
लेकिन चुनाव आते आते ये मुद्दे भी ठंडे पड़ गए। कद्दावर नेताओं को सौंपा मोदी की रैली की जिम्मेदारी। पिछले 1.5 महीने से विजय संकल्प रैलियां और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रही भाजपा चुनाव प्रचार को इन 8 दिनों में और गति देने की तैयारी में है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां के प्रबंधन के लिए अपने कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। मजबूत प्रत्याशियों और एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस के पक्ष में बनी हवा के बावजूद लोकसभा चुनाव पार्टियों के लिए अब इतना आसान नहीं लग रहा। प्रदेश में कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। मतदान की तिथि तक अपने पक्ष में माहौल को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। एक तो संगठन नहीं होने के चलते भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बूथ स्तर पर पहुंचने में पिछड़ रही है। दूसरा, प्रदेश के दिग्गज नेताओं की गुटबाजी भी पार्टी के लिए घातक साबित हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता को लेकर, यानी कि उनके गढ़ गोरखपुर लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है और यहां बीजेपी, सपा और कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव में अपनी जीत का दमखम भरते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी शैली में अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा सीट पर एक प्रत्याशी काफी अनोखे तरीके से अपना प्रचार करता हुआ नजर आया। उनका चुनाव कार्यालय भी ऐसी जगह है जहां जाने से लोग डरते हैं और हम बात कर रहे हैं MBA पास आउट राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा की। वो अर्थी पर लेटकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने शमशान घाट को अपना कार्यालय बनाया हुआ है और ये शख्स पिछले कई बार से गोरखपुर लोकसभा सीट से नामांकन दर्ज कर चुनाव लड़ते आ रहा है और इस बार भी अर्थी बाबा ने गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे शमशान घाट पर अपना कार्यालय बनाया और अर्थी पर घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल के लोकसभा चुनाव में अर्थी बाबा के नाम से मशहूर राजन यादव भी शामिल हैं। वो गोरखपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करेंगे। अर्थी बाबा MBA ग्रेजुएट हैं। उन्होंने राप्ती नदी किनारे शमशान घाट पर अपना चुनाव कार्यालय खोला है। बौद्ध धर्म को मानने वाले अर्थी बाबा का ये पहला चुनाव नहीं है। वो 2007 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हार रहे हैं। 2007 से मैं विधानसभा का पिपराइच से चुनाव शुरू किया। उसके बाद 2008 में MLC लड़ा। फिर उसके बाद 2009 में मैं मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था 2009 में। उसके बाद मैं 2011 में फिर पिपराइच उपचुनाव लड़ा। फिर 2012 में मैं गोरखपुर सदर से MLA लड़ा। फिर उसके बाद 2014 में मैं यहाँ पे लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ पर्चा भरा। फिर उसके बाद मैं बनारस गया पर्चा भरने, वहाँ भी भरने गया मोदी जी के खिलाफ। फिर आया मैं 2019 में फिर उनके खिलाफ भरने गया। उसके बाद मैं ये 2024 में फिर चुनाव लड़ रहा हूँ। इतना चुनाव हारने के बाद भी आपके हौसले बुलंद है और फिर आप यहीं शमशान घाट पे बैठ गए। देखिए, मैं चुनाव भले हारता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारा हूँ। आज नहीं तो कल मेरी जीत होगी। जीत के बाद अर्थी बाबा के मुताबिक वो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को कारोबार बनाने और बेरोजगारी के खिलाफ संसद में आवाज उठाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हम ये चाहता हूँ कि आपके बच्चों का पढ़ाई फ्री होना चाहिए। जो हॉस्पिटल में इलाज में ये डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, इन पे लगाम लगना चाहिए। देखिए, सदन में जीतने के बाद पहली कार्रवाई तो मेरी यही होगी कि पूरे भारत के जितने प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल हैं, इनको सेंट्रल स्कूल बना दूंगा। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं तुरंत हायर करके इनको 10 साल के लिए मैं तुरंत शिक्षा के लिए मैं ले लूँगा। सरकार उसका पैसा भरेगी। और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है इनसे बात करके इनको आधा पैसे में सारा सरकारी बना दूंगा। क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही इलाज के लिए तो क्यों ना, हम हॉस्पिटल है ही नहीं, हमारे पास सुविधा है नहीं, उनको ले लिया जाए। और जितनी मोबाइल की इनकमिंग है उसको तुरंत फ्री करा देंगे। अभी देखिए, आउटसोर्सिंग तुरंत बंद हो जाएगा, सिर्फ सरकारी नौकरी रहेगी। आउटसोर्सिंग देश का समझ लीजिए हत्या करने के बराबर है। एक आम इंसान का रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है।
गोरखपुर में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों का अगर जिक्र किया जाए, देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा है कि 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई होनी तय है और ये बात यहां तक कि ये भी कहा कि बीजेपी डराकर वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन जनता अब गुमराह नहीं होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष का तो सारा फोकस इस बात पर रहा कि कांग्रेस ने इस देश के लिए काफी काम किया और खड़गे ने कहा कि हमने देश को बहुत कुछ दिया है। महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की बुनियाद डाली, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और ये लोग इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। पहली बार आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा था कि अगर हम आएंगे तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लोकतंत्र और संविधान को बचाने पर जोर। यूपी की राजधानी लखनऊ में इंडिया अलायंस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान खड़गे ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने पर जोर दिया। जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न होने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति में है और 4 जून के बाद सरकार बनेगा। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, विपक्षी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है। ये देश के भविष्य का चुनाव है, सबके हक को बचाने का चुनाव है। देश के भविष्य को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। संविधान बचा तो अधिकार बचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने अपने 53 साल के करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि इतनी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 26 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आप सोचिए कि लोग सरकार से कितने नाराज हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये देश के भविष्य को बचाने वाला चुनाव है, हमारी आगे की पीढ़ी को सुरक्षित रखने और हमारे हक और हुकूक की हिफाजत करने वाला चुनाव है। ये चुनाव समाज के कमजोर वर्ग के तबकों के आरक्षण के हिफाजत करने वाला चुनाव है और यही हमारा फर्ज है, क्योंकि संविधान बचा तो ये अधिकार बचेंगे। ऐसा न हो हम दोबारा गुलाम बन जाएं। खड़गे ने कहा कि हम सभी को मिलकर देश के भविष्य, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोबारा गुलाम न बन जाएं। अगर मनमानी पर उतारू है बीजेपी, लोकतंत्र ही नहीं है, तानाशाही है, तो कहां से अपनी विचारधारा को वोट डालेंगे। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को बीजेपी के लोग नामांकन करने से रोक रहे हैं, हमारी पोलिंग एजेंट को डरा धमका रहे हैं। मैंने हैदराबाद में देखा कि बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर पहचान कर रही है। क्या ऐसी स्थिति में चुनाव होते हैं? लोगों को डरा कर चुनाव कराया जाता है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन 4 चरणों में हुए चुनावों में हमारा गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। अखिलेश की बीएसपी से अपील। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों से अपील करते हैं कि वे अपना वोट खराब न करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें।
जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना है चढ़ चुका, अब उतरना शुरू हो गया है। बीजेपी अपने ही झूठे दावों में फंस गई है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 400 पार तो दूर 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख वोट से हार रही है। जन समर्थन इंडिया अलायंस के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता उनको 140 सीटों पर समेट देगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का